साहित्य संगम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के सामने बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। ठीक है कि हिंदी साहित्य का इतिहास आखिर है क्या। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना बहुत ही लोग कहते हैं बहुत ही कठिन है, लेकिन वाकई में ये बहुत ब्रॉड है। तो चलिए इसको संक्षेप में समझते हैं। जो लोग अभी हिंदी साहित्य के इतिहास को नहीं पढ़े हैं, नहीं उसके बारे में जानते हैं, उसको हम थोड़ा थोड़ा विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए आज का ये जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास कई लोगों ने लिखा है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सबके मत के अनुसार यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। तो चलिए समझते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। साहित्य के इतिहास का अध्ययन विभिन्न काल की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है। साहित्य के इतिहास का अध्ययन विभिन्न काल की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है। इसलिए काल विभाजन की प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक काल की सीमा का निर्धारण किया जाता है। बात यहाँ तक समझ में आई। यहाँ कर रहा है कि साहित्य के इतिहास का अध्ययन विभिन्न कालों की, मतलब जैसे आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है, उनकी जो परिस्थितियाँ और प्रवृत्तियाँ हैं उन्हीं के आधार पर इनका काल विभाजन किया जाता है। ठीक है, जैसे बात करें वीर गाथा काल की, आदिकाल की, उसमें वीर रचनाएं बहुत ज़्यादा लिखी गई थी। जितना ही लिखी गई थी सब वीर रचनाएं थी, श्रृंगारिक रचनाएं थी, इसीलिए उसका नाम वीर गाथा काल रखे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, बात करें भक्ति काल की, तो भक्ति काल में वैसे ही हुआ। ज़्यादातर लोग अपनी उस प्रक्रिया से हार चुके थे जो कि आदिकाल में चल रही थी। राजाओं से लड़ाइयाँ होती थी, उसके बाद से आपस में भी वो लड़ने लगते थे। इसी वजह से भक्ति काल में वो लोग भगवान की शरण में गए। ज़्यादातर पूजा पाठ होने की वजह से, भक्ति करने की वजह से उस काल का नाम भक्ति काल रखा गया। ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक काल की समय सीमा भी निर्धारण की गई कि कितने सन से कितने सन तक आदिकाल है और कब से कब तक भक्ति काल है। ठीक है, आइए उसकी चर्चा विस्तृत रूप से नीचे दिया गया है, करेंगे। विभिन्न युगों में साहित्यिक प्रवृत्तियों की शुरुआत, उनका उतार चढ़ाव उनकी सीमा का निर्धारण करती हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी काल विशेष में जो प्रवृत्तियां हैं वो एकदम खत्म हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी आदिकाल चल रहा था, तो भक्ति काल जब आया तो ये बात नहीं थी कि हाँ भक्ति काल आया तो एकदम स्टार्टिंग से ही भक्ति होने लगी। थोड़ी थोड़ी प्रवृत्तियां तो आदिकाल की भी थी। वही यहाँ पे कह रहा है कि किसी काल विशेष में जो प्रवृत्तियां हैं वे एकदम खत्म हो जाती हैं या उनमें एकदम परिवर्तन आ जाता है। काल विशेष में चलने वाली प्रवृत्तियां कमोबेश होती हुई विलुप्त होने लगती हैं, धीरे धीरे वो विलुप्त होती हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई आदत ही है हम लोगों की, तो धीरे धीरे ही तो ख़त्म हुई। एक बार कोई कहेगा कि हाँ अभी साधु से डाकू हो जाओ, डाकू से साधु हो जाओ, ये होता नहीं है। ठीक है, वही बात यहाँ पे कह रहा है। और अन्य प्रवृत्तियाँ मुख्य रूप धारण करने लगती हैं। हिंदी साहित्य के आरंभ काल को स्थिर करने की समस्या सदा से रही है। काल सीमा निर्धारण के समय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कह रहा है यहाँ पे कि हिंदी साहित्य के आरंभ काल को लेकर, यानी जो आरंभ काल कहने का मतलब है जो आदि काल है, प्रारंभ का जो काल है, उसको लेकर स्थिर करने की समस्या सदा से रही है। काल सीमा निर्धारण के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन उसे एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन अलग नाम देते हैं, चारण काल, मिश्र बंधु जो है अलग नाम देते हैं, आदिकाल का राम कुमार वर्मा अलग नाम देते हैं। वैसे ही इन लोगों का अलग अलग नाम है आदिकाल का। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि आदि इतिहासकार अपभ्रंश भाषा के उत्तरवर्ती रूप को हिंदी का आदिम रूप मानकर उसकी शुरुआत संवत 700 से मानते हैं। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का क्षेत्र भाषा की दृष्टि से निर्धारित किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि हिंदी साहित्य में संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू को समाहित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ भाषा की बात की जा रही है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है, इसको देखिए,
जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। हिंदी साहित्य का इतिहास जो उनका ग्रंथ है उसी में ये दिया हुआ है, ये उनका ही कथन है। अगर ये इतना देकर पूछे तो आपको बताना है इसके, ये जो कथन है आचार्य शुक्ल द्वारा कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। कारण स्वरूप इन परिस्थितियों को किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है कि वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियाँ कैसी हैं, उनका रहन सहन कैसा है, स्वभाव कैसा है, कैसे वो लोग रह रहे हैं, वही उसी चीज़ को देखते हुए परखते हुए उन्होंने ये कहा कि उनकी चित्तवृत्तियाँ जो है उसी का प्रतिबिंब यानी उसी का छाया जो है साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ क्या कर रहा है कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार कारण स्वरूप इन परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार हिंदी साहित्य के 9 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया जा सकता है। ये भी पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन को जो है कितने वर्षों को विभक्त किया गया, तो 900 वर्षों को। ठीक है, अभी तक तो 1000 वर्ष हो गया। आगे देखते हैं। आगे है आदिकाल। सबसे पहला जो हिंदी साहित्य का चार विभागों में इसको बांटा गया, तो सबसे पहला काल क्या है? आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। आदिकाल संवत 1050 से 1375 ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, क्योंकि वो पुस्तक बहुत ही प्रमाणिक मानी जाती है। अगर पूछे वीरगाथा का नाम किसने दिए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, शुक्ल जी ने। अगर पूछे कि आदिकाल नाम किसने दिया, आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखते हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल मध्यकाल संवत 1375 से 1700 संवत तक। यहाँ पे मध्यकाल कहते हैं भक्तिकाल को। ठीक है, जिसका समय है संवत 1375 से 1700। अगर संवत याद नहीं कर सकते हैं तो ईस्वी, अगर ईस्वी में इसको बनाना होगा तो जो 1375 संवत है, तो 1375 से आप 57 माइनस कर देंगे। जैसे 1375 है, 1375 ये ईस्वी है, इसमें से 57 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 7, 15 से 7 गया, कितना होगा? 8, फिर 1, 1218 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, 1218 ईस्वी हो जाएगा। यदि संवत में याद करेंगे तो 1375 विक्रमी संवत। बात करें उत्तर मध्यकाल की, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया है, जिसका समय है संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक। ठीक है, आधुनिक काल को देखते हैं। आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया है, संवत 1900 से लेकर 1984 तक। ये गद्य काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, ये जो इधर दिया गया है सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया है। भक्ति वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्य काल। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे है, यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही इनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थीं। जैसे भक्ति काल या रीतिकाल को ले तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे,
जिनमें राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से की गई है जिस ढंग की वीर गाथा काल में हुआ करती थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उस उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी। उसके बाद संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं का ध्यान देने योग्य उल्लेख किया जाना प्रासंगिक प्रतीत होता है। ठीक है, यहाँ पे कर रहा है कि यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उसका नामकरण किया गया है। जो कि विशेष प्रवृत्तियाँ क्या हैं, अभी हम ऊपर चर्चा की हैं कि विशेष प्रवृत्ति आदिकाल में थी कि ज़्यादातर राजा आपस में लड़ते रहते थे और श्रृंगारिक रचनाएं होती थी, स्त्रियों को जीत कर ले जाते थे और शादी विवाह करते थे, यही सब होता था। और बात करें भक्ति काल की तो उसमें ज़्यादा भक्ति की जाती थी, पूजा पाठ किया जाता था। ठीक है, निर्गुण और सगुण लोग जो थे, तुलसीदास जी थे, कबीरदास जी थे। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा। ठीक है, जो रचनाएं की गई हैं उन रचनाओं का वर्णन होगा। बात करें भक्ति काल की तो भक्ति काल में सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? आचार्य रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है वो। ठीक है, जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होंगी। उसके बाद संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार की रचनाओं का ध्यान देने योग्य उल्लेख किया जाना प्रासंगिक प्रतीत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आदिकाल के बारे में देखते हैं। आदिकाल वीरगाथा काल संवत 1050 से संवत 1375। आदिकाल को हिंदी साहित्य के अन्य इतिहासकारों ने कई और नाम दिए हैं, जिनमें मुख्य रूप से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल को संधि काल नाम से अभिहित किया है। इसको पूछता है कि आदिकाल को संधि काल नाम किसने दिया, तो याद रखिएगा आदिकाल को संधि काल नाम दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल कहते हुए यह मानते हैं कि सिद्ध काव्य हिंदी का काव्य ही है। एक और प्रश्न मिल गया कि राहुल सांकृत्यायन आदिकाल को किस नाम से संबोधित किए हैं, तो सिद्ध सामंत काल कहते हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नामकरण किया था। उस समय इस काल की अनेक रचनाएं और ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध थी। जिन 12 रचनाओं को शुक्ल जी ने नामकरण का आधार बनाया उनमें से कुछ संदिग्ध हैं। ये प्रश्न अभी पूछा गया था बीपीएससी बीटेट में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी रचनाओं को आधार बनाकर आदिकाल का नामकरण किया था, तो आपका उत्तर होना चाहिए 12 रचनाओं को। ठीक है, तथा कुछ परवर्ती रचनाएं हैं। इन रचनाओं के आधार पर इस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों की रूपरेखा स्पष्ट नहीं है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इस काल को अपभ्रंश काल कहते हैं। ये भी पूछा गया प्रश्न है कि आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा दोनों ने। उनके द्वारा रखा गया यह नाम भाषा की प्रधानता पर आधारित है, जबकि साहित्य के किसी काल का नामकरण उस काल की विशेष साहित्यिक प्रवृत्तियों या वर्णित प्रतिपाद्य विषय के आधार पर होना चाहिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस काल को आदिकाल कहना उचित समझते हैं, जो कि हम लोग बार बार यही बोलते हैं आदिकाल। ठीक है, ये जो आदिकाल है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नाम है। अब आगे देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीज बपन काल के नाम से पुकारा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या कहा है, तो बीज बपन काल कहा है। ठीक है, बीज बपन काल। कुछ विद्वानों ने इस काल को प्रारंभिक काल, आविर्भाव काल भी कहा है। ये नाम वास्तव में आदिकाल नाम में ही समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार सामान्यतः इस कालखंड को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि आदिकाल का समय सीमा और आदिकाल की नामकरण के बारे में। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे आदिकाल साहित्य की प्रवृत्तियाँ। अक्सर पीजीटी में प्रवृत्तियाँ ही पूछा जाता है, प्रवृत्तियों से प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं प्रवृत्तियाँ क्या हैं आदिकालीन साहित्य की। 11वीं सदी में लगभग देश भाषा हिंदी का रूप अधिक स्फुट होने लगा। उस समय पश्चिमी हिंदी प्रदेश में अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य स्थापित हो गए थे। ये परस्पर अथवा विदेशी आक्रमणकारियों से प्रायः युद्धरत रहा करते थे। इन्हीं राजाओं के संरक्षण में रहने वाले चारणों और जाटों का राज प्रशस्ति मूलक काव्य वीरगाथा के नाम से अभिहित किया गया। इन वीरगाथाओं को रासो कहा जाता है। रासो और रास में अंतर होता है। ठीक, रासो कहा गया वीरगाथाओं, मतलब वीरगाथा काल में जो रचनाएं की गई थी उसको रासो ग्रंथ के नाम से
संबोधित किया गया। और रास ग्रंथ रास किसको कहते हैं? जो कृष्ण काव्य लिखे गए हैं उसको रास ग्रंथ कहते हैं, ठीक है, रासलीला जिसको कहते हैं। तो इसमें छोटी छोटी जानकारी है, ध्यान रखिएगा। इनमें आश्रयदाता राजाओं के शौर्य और पराक्रम का ओजस्वी वर्णन करने के साथ ही उनके प्रेम प्रसंगों का भी उल्लेख है। पराक्रम का ओजस्वी वर्णन करने के साथ ही उनके प्रेम प्रसंगों का वर्णन होता है। यहाँ पे रासो ग्रंथों में संघर्ष का कारण प्रायः प्रेम दिखाया गया है। किसी भी स्त्री को देख लेते थे, अगर यदि मन में सोच लेते थे कि हाँ इसी से शादी करना है, तो उस राजा से युद्ध करते थे और लेके चले आते थे, ठीक है। इन रचनाओं में इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। रासो वीर गीत, विसल देव रासो और आल्हा आदि। और प्रबंध काव्य है पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो। यदि पूछे पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, इसके रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा चंद्रबरदाई। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। और यहाँ पे क्या है? बिसल देव रासो। बिसल देव रासो की बात करें तो बिसल देव के रचनाकार है नरपति नाल, ठीक है, नरपति नाल। और एक क्या है? खुमाड़ रासो। खुमाड़ रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय, दलपति विजय। अब आगे देखते हैं। इन दो रूपों में लिखे गए इन रासो ग्रंथों में से अनेक की उपलब्ध प्रतियां चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से संदिग्ध हों, पर इन वीर गाथाओं की मौखिक परंपरा असंदिग्ध है। इनमें शौर्य और प्रेम की ओजस्वी और सरस अभिव्यक्ति हुई है। इसी कालावधि में मैथिल कोकिल विद्यापति हुए। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा था, मैथिल कोकिल किसे कहा गया है, तो विद्यापति को, ठीक है। इनकी एक रचना है विद्यापति पदावली, उसी के आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया, क्योंकि वो उसकी भाषा जो है मैथिली में है। विद्यापति पदावली याद रखिएगा, विद्यापति पदावली भाषा है मैथिली। किसकी रचना है? विद्यापति की। जिनकी पदावली में मानवीय सौंदर्य और प्रेम की अनुपम व्यंजना मिलती है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों रचनाएं भी विद्यापति की ही हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इसको नोट डाउन करते चलिएगा। इनके दो अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अमीर खुसरो का भी यही समय है। इन्होंने ठेठ खड़ी बोली में अनेक पहेलियाँ मुकरियाँ रचे हैं। पूछता है कि पहेलियाँ और मुकरियाँ किसके द्वारा रचित है, तो अमीर खुसरो के द्वारा। इनके गीतों दोहों की भाषा ब्रज भाषा है। इसके अलावा आदिकाल में अन्य प्रमुख साहित्य धाराएं रही हैं। देखते हैं कौन कौन सी धाराएं हैं। धाराएं हैं जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और लोक साहित्य, जिसको हम लौकिक साहित्य के नाम से भी जानते हैं। लौकिक साहित्य, ठीक है। जैन साहित्य में जैन परंपरा का उल्लेख मिलता है। सिद्ध में सिद्धों के बारे में रचनाएं मिलती हैं। कितने सिद्ध हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्धों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 84, ठीक है। अगर पूछे नाथों की संख्या कितनी है, तो नाथों की संख्या 9 है। हम लोग अभी क्लास सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य की ले चुके हैं। आगे पढ़ना है हमको लौकिक साहित्य, ठीक है। लौकिक साहित्य और रासो साहित्य, जो लोग क्लास नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल की समय सीमा है 1300 से 1643 ईस्वी। यहाँ ईस्वी में दे दिया गया। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं संवत में, तो भक्तिकाल की समय सीमा संवत में कितनी दी गई थी? 1375 से 1700। संवत में थी 1375 से 1700 विक्रमी संवत। यद्यपि अन्य युगों की भांति भक्ति काल में भी भक्ति काव्य के साथ साथ अन्य प्रकार की रचनाएं होती रहीं, तथापि प्रधानता भक्ति पर रचनाओं की ही रही। इसीलिए भक्ति की प्रधानता के कारण 14वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक के काल को भक्ति काल कहना सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। भारतीय इतिहास का मध्यकाल कई मायनों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का काल रहा है। यह परिवर्तन न केवल राजनीतिक बल्कि समाज, संस्कृति, कला और साहित्य इत्यादि के क्षेत्र में भी
असरकारी रहा। इस काल अवधि को युग परिवर्तक कहा जाता है। आगे देखते हैं। यही समय है मुगल सल्तनत भारत में स्थापित हो गया और इस्लाम के आने और फैलने के साथ साथ हिंदू मुस्लिम जनता के बीच आपसी सौहार्द, सद्भाव, सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क भी बढ़ा। इसी समय समाज के हाशिए से उठकर संत कवि मुख्य धारा में अपनी वाणियों के साथ आए, जिनमें ऊंच नीच और जाति पात के भेद का नकार था। उन्होंने धार्मिक कट्टरवाद का भी मुखर विरोध किया। सामाजिक तौर पर इतने बड़े पैमाने पर बदलाव के आने के पीछे एक बड़ी वैचारिक पृष्ठभूमि का होना स्वाभाविक था, क्योंकि सामाजिक तौर पर ऐसा प्रखर स्वर किसी एक दिन के विचार प्रक्रिया की उपज नहीं हो सकती है। न ही आम जनता के लिए शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग और अद्वैतवाद बहुत सहज और सरल रह गया था। भक्ति आंदोलन सामाजिक जड़ता से निकलने की बेचैनी से उपजा आंदोलन था, जो अपने सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को उपजा। लोक का, आम जन का अपना आंदोलन था। इसलिए मध्यकाल का यह आंदोलन अपने मूल रूप में एक धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन है। ठीक है। वे के दामोदरन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय चिंतन परंपरा में इस विषय पर बात करते हुए लिखते हैं, भक्ति आंदोलन उस समय आरंभ हुआ था जब हिंदू और मुसलमान पुरोहितों और उनके द्वारा समर्पित और समृद्ध किए गए निहित स्वार्थों के खिलाफ संघर्ष एक ऐतिहासिक आवश्यकता बन गया था। जनता को जो अब तक क्षेत्रीय और स्थानीय निष्ठाओं से आबद्ध थी और युगों पुराने अंधविश्वास और दमन शोषण के बावजूद हतोत्साह नहीं हुई थी, तो जगाया जाना और अपने हितों तथा आत्मसम्मान की भावना के लिए उसे एक किया जाना आवश्यक है। स्थानीय बोलियों और क्षेत्रीय बोलियों को एकता स्थापित करने वाली राष्ट्रभाषाओं के स्तर पर उठाना था। इस आंदोलन के चरित्र पर दामोदरन आगे भी लिखते हैं, भक्ति आंदोलन ने देश के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न मात्राओं में तीव्रता और वेग ग्रहण किया। यह आंदोलन विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ, किंतु कुछ मूलभूत सिद्धांत ऐसे थे जो समग्र रूप से पूरे आंदोलन पर लागू होते हैं। पहला, धार्मिक विचारों के बावजूद जनता की एकता को स्वीकारना। दूसरा है ईश्वर के समक्ष सबकी समानता। तीसरा है जाति प्रथा का विरोध। और चौथा, यह विश्वास कि मनुष्य और ईश्वर के बीच तादात्म्य प्रत्येक मनुष्य के सद्गुणों पर निर्भर करता है। न कि उसकी ऊंची जाति अथवा धन संपत्ति पर। क्या कर रहा है कि प्रत्येक मनुष्य के सद्गुणों पर निर्भर करता है, उसके गुण होने चाहिए, न कि उसकी ऊंची जाति अथवा धन संपत्ति को देखकर भक्ति की जाती है। ठीक है। पांचवा है इस विचार पर जोर की भक्ति ही आराधना का उच्चतम स्वरूप है। और अंत में कर्म कांडों, मूर्ति पूजा, तीर्थाटनों और अपने को दी जाने वाली यंत्रणाओं की निंदा। भक्ति आंदोलन मनुष्य की सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानता था। भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में विभाजित किया, जो निम्न प्रकार से है। आइए देखते हैं कितने प्रकार में उन्होंने विभाजित किया है। निर्गुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा में भक्ति काल को दो काव्यधाराओं में बांटा गया, एक निर्गुण काव्यधारा और एक सगुण काव्यधारा। फिर निर्गुण काव्यधारा को दो शाखाओं में बांटा गया, एक है ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा है प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा को संत काव्यधारा के नाम से पुकारा गया और प्रेम मार्गी शाखा को सूफी काव्यधारा नाम दिया गया। अगर बात करें ज्ञान मार्गी शाखा या संत काव्यधारा की, इसमें एक बहुत ही प्रमुख कवि आते हैं जिनका नाम है संत काव्य में कबीरदास जी। ठीक है, कबीरदास जी का नाम आता है। और बात करें सूफी काव्यधारा की, इसमें आते हैं जो प्रमुख कवि हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना है, प्रसिद्ध रचना है पद्मावत। ठीक है, पद्मावत। अब देखते हैं सगुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा को दो शाखाओं में बांटा गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा की बात करें, इसमें एक बहुत ही महान कवि लेखक कुछ भी कह सकते हैं हुए, जिनका नाम है तुलसीदास जी, बाबा तुलसीदास। ठीक है, जिनकी रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस। अगर पूछे रामचरितमानस में कितने कांड हैं, ध्यान रखिएगा 7 कांड हैं। ठीक है।
अब बात करते हैं कृष्ण भक्ति शाखा की। कृष्ण भक्ति शाखा में जो कवि हुए हैं उनका नाम है सूरदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निर्गुण शाखा। निर्गुण शाखा भक्ति की इस शाखा में केवल ज्ञान प्रधान निराकार ब्रह्म की उपासना की प्रधानता है। ये पूछता है कि निर्गुण शाखा में भक्ति कैसी थी, तो निराकार ब्रह्म की उपासना वो कौन किए थे, कबीरदास जी। ठीक है, इसमें प्रायः मुक्तक काव्य रचे गए, दोहा और पद आदि स्फुट छंदों का प्रयोग हुआ है। ये कवि अक्सर देश के तमाम हिस्सों में भ्रमण करते रहते थे और आम जन से मिलते जुलते रहते थे, इसलिए इनकी भाषा में अनेक भाषाओं का पुट मिलता है, जिसे रामचंद्र जी ने यानी कहने का मतलब आचार्य शुक्ल जी ने खिचड़ी एवं सधुक्कड़ी भाषा कहा है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा किसने कहा, तो आचार्य शुक्ल ने कहा। अगर पूछे कि कबीरदास जी की भाषा को खिचड़ी किसने कहा, तो श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, ये दोनों प्रश्न पूछा जाता है। श्याम सुंदर दास क्या कहे हैं, पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी कहते हैं कबीरदास की भाषा को। और बाणी के डिक्टेटर कौन कहते हैं, कबीरदास की भाषा को कहते थे कि कबीर जो है बाणी के डिक्टेटर हैं, यानी बाणी में उनकी बहुत प्रसिद्धि है, वो कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। वाणी के डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वाणी के डिक्टेटर हैं कबीर। प्रमुख कवि और रचनाएं। कबीरदास जी की जो रचना है बीजक के नाम से है, जिसमें साखी शबद और रामायणी है। कहा जाता है कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, वो जो कहते थे उनके जो शिष्य थे धर्मदास नाम था, धर्मदास वही लिखते थे। ठीक है, बात करें दादू दयाल की। दादू दयाल की जो रचनाएं साखी और पद है, रैदास पद लिखे हैं। गुरु नानक की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहब में महला। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब। आगे बढ़ते हैं, प्रेम मार्ग या सूफी काव्य धारा। इस शाखा में प्रेम प्रधान निराकार ब्रह्म की उपासना का प्रधान है। इस काल में सूफी कवियों ने आत्मा को प्रियतम मानकर हिंदू प्रेम कहानियों का वर्णन किया है। ठीक है, इसमें सूफी लोग क्या करते थे, आत्मा को प्रियतम मानते थे और ईश्वर को क्या मानते थे, प्रिय मानते थे। ठीक है, और अपने आत्मा को क्या मानते थे, अब यहाँ पे आगे क्या कर रहा है कि इस काल में सूफी कवियों ने आत्मा को प्रियतम मानकर हिंदू प्रेम कहानियों का वर्णन किया है। हिंदू मुस्लिम एकता इस शाखा की प्रमुखता है। इस काल के सभी महाकाव्य प्रेम कथाओं पर आधारित है, जो शास्त्रीय कसौटी पर खरे उतरते हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं निम्न हैं। आइए देखते हैं कौन कौन है कवि और उनकी रचनाएं। मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना है पद्मावत अखरावट और आखिरी कलाम। ठीक है, पद्मावत अखरावट और आखिरी कलाम। कुतुबुन की रचना है मृगावती। ठीक है, मंझन की रचना है मधुमालती और उस्मान की रचना है चित्रावली। ये कवि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सगुण राम भक्ति। अब तक हम लोगों ने निर्गुण भक्ति को पढ़ा, निर्गुण शाखा को, जिसमें ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा थी। अब पढ़ते हैं निर्गुण धारा को। इसमें इस काल में भगवान श्री राम के सत्यशील और सौंदर्य प्रधान अवतार की उपासना की गई है। इस काल में प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की काव्यों की रचना की गई। इस काल में प्रमुख रूप से अवधी और ब्रजभाषा का उपयोग हुआ और कई छंदों में रचनाएं हुई। इस काल के काव्य में सभी रसों का समावेश हुआ, किंतु शांत और श्रृंगार रस प्रधान है। पूछा जाता है कि रामचरितमानस में कौन से रस प्रधान है, तो शांत रस और श्रृंगार रस दोनों मिलते हैं। इस शाखा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं निम्न हैं। प्रमुख कवि और रचनाएं देखते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास, इनकी रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली। इसमें पूछता है कि कौन सी रचना ब्रज भाषा में और कौन सी रचना अवधी में। तो ध्यान रखिएगा, रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखी गई है और ये जो तीनों रचनाएं हैं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, ब्रज भाषा में। नाभादास का है भक्तमाल। ठीक है, स्वामी अग्रदास का है राम ध्यान मंजरी और रघुराज सिंह का है राम स्वयंवर। इसमें जो ये तीनों हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखते हैं सगुण कृष्ण भक्ति शाखा। इस शाखा के कवियों ने भगवान कृष्ण की उपासना की है। राम भक्ति शाखा में राम की उपासना हुई है और कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण की उपासना की गई है। इस शाखा में केवल मुक्तक काव्यों की रचना हुई। कृष्ण भक्ति के सभी पद ब्रज भाषा की माधुरी भाव से ओतप्रोत है। इस शाखा के कवियों ने मुख्यतः मुक्त छंद में रचनाएं की हैं। इस काल में कवि सूरदास वात्सल्य रस, ये भी पूछा जाता है कि वात्सल्य रस के सम्राट कौन है, तो सूरदास को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। इस शाखा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं निम्न हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं। प्रमुख कवि हैं सूरदास, सूरसागर की रचना है सूरसागर और सूरसारावली साहित्य लहरी, तीन रचनाएं हैं। सूरदास की रचना है सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। नंददास की रचना है पंचाध्यायी, जो कि पूछा जाता है किस छंद में है, तो रोला छंद में है, तो रोला छंद में। कृष्णदास का है भ्रमर गीत और परमानंद दास का है ध्रुवचरित और दान लीला। चतुर्भुज दास का है भक्ति प्रताप द्वादश यश। नरोत्तम दास का सुदामा चरित बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रहीम जी का है दोहावली और सतसई। मीरा का है मीराबाई का नरसी का मारा, गीत गोविंद की टीका और पद। कहीं कहीं नरसी जी का मायरा दिया रहता है। ठीक है, यहाँ महारा है। आगे देखते हैं भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं हैं ईश्वर के सगुण तथा निर्गुण रूप की उपासना। ठीक है, निर्गुण और सगुण दोनों की उपासना हुई, क्योंकि अभी हम देखें कि निर्गुण रूप की उपासना हुई थी राम भक्ति शाखा में और सगुण भक्ति की उपासना हुई थी कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा में और कृष्ण भक्ति शाखा में। अब देखते हैं गुरु की महिमा का गुणगान भी हुआ है भक्ति काल में। ईश्वर के नाम की महिमा है। लोक की भाषाओं ब्रज एवं अवधि का काव्य में प्रयोग है। ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना है। दीनता की अभिव्यक्ति है, क्योंकि जब रामचरितमानस लिखा गया उसमें बहुत ही दीनहीन भाव से आचार्य रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है। बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है, जो कि कबीरदास जी में मिलता है। वो कहते हैं कि ये जो बाहर जो चीज़ें हो रही सब आडंबर है। मानवतावादी धर्म की महत्ता है। व्यंग्यात्मक उपालंब शैली का प्रयोग है, जो कि किसमें मिलता है, उपालंब भ्रमर गीत में। ठीक है, भ्रमर गीत में जब उद्धव जी आते हैं कृष्ण का समाचार लेकर, तो वहीं पे ये प्रयोग किया गया है उपालंब शैली का। कविता में स्वांतः सुखाय की भावना है। ये मिलता है कहाँ पे, रामचरितमानस में स्वांतः सुखाय की भावना है। आगे बढ़ते हैं उत्तर मध्यकाल। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, आदिकाल, भक्तिकाल। अब पढ़ते हैं रीतिकाल। रीतिकाल का समय सीमा है 1643 से 1857। ठीक है, यहाँ पे संवत नहीं ईस्वी होना चाहिए। 1050 से 1375, 1700 1700 से 1900, यहाँ 1700 से 1900 विक्रमी संवत होगा। ये ईस्वी में है, यहाँ गलत दिया गया है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जानते हैं। इसकी समय सीमा सन 1643 से 1857 तक ठहरती, यहाँ सही दिया गया है। रीति शास्त्र के प्रमुख आचार्य वामन ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ काव्यालंकार में रीति को काव्य की आत्मा कहा। रीतिरात्मा काव्यस्य लिखा जाता है। रीतिरात्मा काव्यस्य किसके द्वारा कहा गया है, तो आचार्य वामन के द्वारा। ठीक है, इसे और स्पष्ट करते हुए इन्होंने कहा कि विशिष्ट पद रचना, रीति अर्थात काव्य में यदि विशिष्ट रचना का उपयोग किया गया
है तो वह रीति काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका कार्यकाल संवत 1650 से 1900 तक बताया, नहीं 1700 से 1900 तक बताया, लेकिन उससे पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ हो गया था और भारतेंदु आदि रचनाकारों के लेखन में आधुनिक प्रवृत्तियां दिखने लगी थीं। इसलिए इस काल को 1857 तक ही मानना चाहिए। रीतिकाल के ग्रंथों का अवलोकन करने पर श्रृंगार रस की प्रधानता, अलंकारों की बहुलता, मुक्तक शैली की प्रधानता, नारी का भोग्या स्वरूप, लक्षण ग्रंथों की बहुलता, प्रकृति का उद्दीपन रूप, सामंती अभिरुचि, भक्ति एवं वैराग्य का मिश्रण, आश्रयदाता की प्रशंसा रूप आदि प्राप्त होते थे। क्योंकि रीतिकाल में जो थे कवि, वो आश्रयदाता की प्रशंसा करते थे, राजाओं के आश्रय में रहते थे, वहीं पे उनका गुणगान करते थे। भले ही झूठी बड़ाई करते थे, लेकिन उनका गुणगान करते थे, क्योंकि उनकी प्रतियां सुरक्षित रखी जाती थी और उनको कुछ दान दिया जाता था। अगर वो उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे तो वे लोग रुष्ट हो जाएंगे और इनको कुछ नहीं मिलेगा। यही कारण था कि उनकी प्रशंसा करते थे। रीतिकाल के नामकरण को लेकर हिंदी साहित्य आलोचकों में बहुत मतभेद रहा है। अपने अध्ययन और समाज के अनुसार विभिन्न विद्वानों ने नए नए नाम से पुकारा। उन्होंने अपने नामकरण के पीछे निहित तथ्यों को भी बताया, जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं कि रीतिकाल का नामकरण किसने क्या रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं रीतिकाल, ठीक है, और आचार्य मिश्र बंधु ने कहा है अलंकृत काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है श्रृंगार काल। ये श्रृंगार काल कहने के लिए शुक्ल ने ही कहा था कि इसमें श्रृंगारिक रचनाएं बहुत सारी लिखी गई हैं। मैं तो इसका नाम रीतिकाल रखूँगा, लेकिन अगर कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। तो ये भाई साहब कहे कि ठीक है, जब आप कह ही दिए तो हम नाम रख देते हैं। इन्होंने नाम रख दिया श्रृंगार काल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रसाल। डॉक्टर रसाल क्या कहते हैं? इनका पूरा नाम है रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगर पूछे इनका पूरा नाम है रमाशंकर शुक्ल रसाल। ये कहते हैं कलाकाल। रीतिकाल की रचनाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। रीतिबद्ध काव्य धारा, एक है रीतिबद्ध, एक है रीति सिद्ध और एक है रीति मुक्त, ठीक है। आगे देखते हैं रीतिबद्ध काव्यधारा। इस काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवि मुख्य रूप से आचार्य हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में शास्त्रीय ढंग का उपयोग किया है। इन सभी ने कविता के साथ साथ लक्षण ग्रंथों की भी रचना की है। उदाहरण है गोर पात पातरी नलोचन समात मुख उर उर जातन को बात अवरोहिए हंसती कहत बात भूल फूल से झरत जात ओठ अवदात रात देखी मन मोहिए, ठीक है। ये रीति से बद्ध है। रीतिबद्ध रचनाएं कौन कौन किए हैं, आइए देखते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, पूछा जाता है चिंतामणि, केशवदास, मतिराम, देव, कुलपति, भिखारीदास, पद्माकर, ग्वाल आदि कवि जो हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने लक्षण ग्रंथ भी लिखे और उसी के अनुसार लक्षण ग्रंथ के अनुसार उदाहरण भी दिए। उसी को रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत रचनाएं रखते हैं, उसी रचनाओं को। आइए देखते हैं रीति सिद्ध काव्यधारा। रीति सिद्ध काव्यधारा, इस काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की, लेकिन लक्षण ग्रंथों का खूब गहराई से अध्ययन किया। रीतिबद्ध में क्या हुआ कि लक्षण ग्रंथ रचनाएं की गई थी, लक्षण से बद्ध थी और उसके प्रति उदाहरण भी दिए गए थे। लेकिन यहाँ लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं हुई, लेकिन लक्षण ग्रंथों का खूब गहराई से अध्ययन किया गया, ठीक है। जिसके कारण जब उन्होंने काव्य रचना कार्य शुरू किया तो लक्षण ग्रंथ द्वारा निर्धारित सीमाओं का ध्यान रखा। रीति काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं बिहारी, रसनिधि और सेनापति, जिनमें सबसे प्रमुख बिहारी को माना जाता है। इनकी एक रचना है बिहारी सतसई, ठीक है, बिहारी सतसई, जिसमें दोहों की रचना पूछी जाती है 713 है। कहीं 713 मिलता है और कहीं 719 मिलता है, ठीक है। सतसई कहा जाता है कि रीतिकाल का ऐसा कौन कवि है जो कि सिर्फ एक ही रचना करके
अमर हो गया, तो वो है बिहारी। बिहारी जी ने बस एक ही रचना किए थे, बिहारी सतसई। ठीक है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। ये बिहारी जी की रचना है। अब बढ़ते हैं रीति मुक्त काव्यधारा की तरफ। इस काव्यधारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों द्वारा निर्धारित काव्य रचने की परिपाटी का ख्याल नहीं रखा, स्वच्छंद होकर काव्य रचना की, जिसके कारण उनके कविताओं का स्वरूप जनमानस के अधिक करीब रहा। इनकी रचनाओं में विशुद्ध प्रेम का उत्कृष्ट रूप मिलता है। यहाँ न लक्षण ग्रंथ रचनाएं की गई, लक्षण ग्रंथ लिखे गए, और न ही उदाहरण प्रस्तुत किए गए। ये एकदम रीति मुक्त थे। ठीक है, स्वच्छंद होकर रचना करते थे। इसका उदाहरण देखते हैं। भय अति निठुर मिटाय पहचान डारी, या ही दुख हमें जक लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूल सूधी, हमें सूल सेरनी सो क्यों ही न भुलाया है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नामकरण के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नामकरण ज़्यादा समीचीन है। उन्होंने नामकरण के लिए केवल शास्त्रीय सहारा नहीं लिया है, बल्कि अध्ययन और उस काल के ग्रंथों की वैज्ञानिकता को भी तरजीह दी है। इसी तरह तीनों धाराओं के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से इसे पूर्णता ही प्रदान की है। रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन कौन हैं, आइए देखते हैं। घनानंद, बोधा, ठाकुर आलम और द्विजदेव। ठीक है। घनानंद, कहा जाता है कि घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। ठीक है, जिनको लेकर उसने रचना की थी। और बोधा की प्रेमिका का नाम था सुबहान। इसमें थोड़ा सा अंतर है, देखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल में, आधुनिक काल गद्य काल, जिसका नाम है संवत 1857, यहाँ ईस्वी होना चाहिए, से अब तक हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भारत के इतिहास के बदलते हुए स्वरूप से प्रभावित था। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव साहित्य में भी आया। भारत में औद्योगिकरण का प्रारंभ होने लगा था, आवागमन के साधनों का विकास हुआ, अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव बढ़ा और जीवन में बदलाव आने लगा। ईश्वर के साथ साथ मानव को सम्मान महत्व दिया गया। भावना के साथ साथ विचारों को पर्याप्त प्रधानता मिली। पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ और छापे खाने का आते ही साहित्य के संसार में एक नई क्रांति हुई। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल अपने पिछले तीनों कालों से सर्वथा भिन्न है। आदिकाल में डिंगल, भक्ति में अवधी और रीतिकाल में ब्रज भाषा का बोलबाला रहा। आदिकाल में डिंगल शैली में रचनाएं रची गई, भक्ति काल में अवधी भाषा और रीतिकाल में ब्रज भाषा। ज़्यादातर रचनाएं इसी में हुई। ठीक है, भक्ति काल में अवधी और आदिकाल में डिंगल। वही इस काल में आकर खड़ी बोली का वर्चस्व स्थापित हो गया। आधुनिक काल में खड़ी बोली स्थापित हो गया। अब तक के तीनों कालों में जहाँ पद्य का ही विकास हुआ था, वही इस युग में गद्य और पद्य समान रूप से व्यवहृत होने लगा। प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से भी इस युग में नवीनता का समावेश हुआ। जहाँ पुराने काल के कवियों का दृष्टिकोण एक सीमित क्षेत्र में बंधा हुआ रहता था, वहाँ आधुनिक युग के कवियों ने समाज के व्यवहारिक जीवन का व्यापक चित्रण करना शुरू किया। इसलिए इस युग की कविता का फलक आज काफ़ी विस्तृत हो गया। राजनीतिक चेतना, समाज सुधार की भावना, आध्यात्म का संदेश आदि विविध विषय इस काल की कविता के आधार बनते गए हैं। आइए आगे देखते हैं। आधुनिक काल की विस्तृत कविता धारा की रूपरेखा जानने के लिए उसे प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर 6 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। तो आइए देखते हैं। अब तक हम लोगों ने आदिकाल को देखा, भक्तिकाल, रीतिकाल में जो 3 शाखाएं थी उसको देखे। अब आदिकाल में कितनी धाराएं बांटी गई हैं, आइए देखते हैं। पहली जो धारा है वो है भारतेंदु युग, जिसका समय सीमा है 1857 से 1900। कहीं कहीं 1850 से माना जाता है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही भारतेंदु युग नाम पड़ा। तो उनका जन्म है 1850 ईस्वी में। 1850 ईस्वी में उनका जन्म होता है और 1885 में उनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो यही माना जाता है। फिर द्विवेदी युग की बात करें, सन 1902 से 1916, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे माना जाता है। सरस्वती पत्रिका का संपादन जब वो किए 1903 से लेकर 1920 तक। ठीक है, 1920 तक, उसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया 1902 से 1916 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छायावादी युग। छायावादी युग है 1916 से 1936, कहीं कहीं 1918 दिया रहता है। ठीक है, 1918 से 1936 डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हम बता रहे हैं।
1918 से 1936, इधर चल ही नहीं रहा है। छायावादी युग की बात करें तो छायावादी युग में 4 लोग आते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ठीक है। ये चारों कवि आते हैं। उसके आगे है प्रगतिवादी युग, सन 1936 से लेकर 1943, प्रयोगवादी और नवकाव्य युग 1943 से 1990, और उत्तर आधुनिक युग 1990 से आज तक। यद्यपि आधुनिक काल का आरंभ सन 1857 से माना जाता है, किंतु आरंभिक 15-18 वर्ष की कविता को संक्रांति युग की कविता कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें रीतिकालीन, श्रृंगारिक तथा भारतेंदुकालीन प्रवृत्तियों का समन्वय सा दिखाई पड़ता है। रीतिकालीन श्रृंगारिक यानी श्रृंगारिक रचनाएं भी की गई भारतेंदुकालीन प्रवृत्तियों में। आइए देखते हैं भारतेंदु युग, समझते हैं भारतेंदु युग को। भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885 को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। भारतेंदु युग ने हिंदी कविता को रीतिकाल के श्रृंगारपूर्ण और राजाश्रय के वातावरण से निकलकर राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार आदि की स्वस्थ भावनाओं से ओतप्रोत कर उसे सामान्य जन से जोड़ दिया। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र पत्रिका निकाली। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका, ठीक है। हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम आगे चल के हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया इन्होंने, क्योंकि कहा जाता है चंद्रिका इनकी जो प्रेमिका थी उनके साथ मिलकर ये पत्रिका निकाला करते थे, ठीक है। साथ ही अनेक नाटकों की रचना की। उनके प्रसिद्ध नाटक है चंद्रावली, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। चंद्रावली, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, ये नाटक रंगमंच पर ही बहुत लोकप्रिय हुए। इस काल में निबंध, नाटक, उपन्यास तथा कहानियों की रचना हुई। जितनी भी गद्य रचनाएं हैं, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, सब शुरू कहाँ से हुए? भारतेंदु युग से। ये नाटक रंगमंच पर भी बहुत लोकप्रिय हुए। इस काल में निबंध, नाटक, उपन्यास तथा कहानियों की रचना हुई। इस काल के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, ध्यान दीजिएगा, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी उपाध्याय, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकीनंदन खत्री और किशोरीलाल गोस्वामी आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें से अधिकांश लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस युग के लेखक रचनाकार होने के साथ साथ पत्रकार भी थे? तो भारतेंदु युग के लेखक जो है रचनाकार होने के साथ साथ पत्रकार भी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है। कुछ विद्वान श्रद्धाराम फुलौरी के उपन्यास भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। बाबू देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति आदि इस युग के प्रमुख उपन्यास हैं। कहा जाता है कि बाबू देवकीनंदन खत्री ने जब चंद्रकांता उपन्यास लिखा, उस समय में ज़्यादातर जो भाषा चलती थी, उर्दू की भाषा चलती थी। सब लोग उर्दू पे ज़्यादा ध्यान देते थे, उर्दू ही पढ़ते थे। लेकिन इसकी जो रचना हुई थी हिंदी खड़ी बोली में हुई थी। तो ये उपन्यास इतना प्रसिद्ध था कि लोगों के मुंह से सुनते थे जब, तो वो लोग हिंदी सीखे। चंद्रकांता को पढ़ने के लिए उर्दू पढ़ने वाले लोग हिंदी सीखे। ये उपन्यास इतने लोकप्रिय हुए कि इनको पढ़ने के लिए, देखिए आगे दिया हुआ है, पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। इस युग की कहानियों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, राजा भोज का सपना महत्वपूर्ण है। जितनी भी रचनाएं यहाँ हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। भाग्यवती पूछे किसका उपन्यास है, तो ध्यान रखिएगा श्रद्धाराम फुलौरी का, ठीक है। अगर पूछे परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है, तो लाला श्रीनिवास दास का है। अगर पूछे चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति, बाबू देवकीनंदन खत्री का है। चंद्रकांता जब खत्री जी लिखे हैं, उसके बाद जब चंद्रकांता संतति लिखे, उसमें उनके बेटे का वर्णन है, बेटे बेटी का वर्णन है, इसीलिए संतति नाम दिया गया है। और राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा है, ठीक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। आइए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग में चलते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर
ही इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया। सन 1903 ईस्वी से द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला। उन्होंने खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को स्थिर किया और पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों के एक बड़े समुदाय को खड़ी बोली में लिखने को प्रेरित किया। इस काल में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक और समालोचना का अच्छा विकास हुआ। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि व्याकरण कब सही हुआ, तो द्विवेदी युग में, क्योंकि आचार्य हजारी प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। जब सब लोग जाते थे अपनी पत्रिका को उसमें प्रकाशित कराने के लिए, सरस्वती पत्रिका में अपने लेख को, वो पहले उसको जांच बूझ करते थे कि इसमें क्या त्रुटि है क्या नहीं है, फिर उसको वापस करते थे कि जो त्रुटियां हैं उसको सही करिए। इसी तरह से करते करते उन्होंने व्याकरण पर ज़्यादा ध्यान दिया है। इस युग के निबंधकारों में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त और अध्यापक पूर्ण सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। ये सब जितने भी यहाँ पे साहित्यकार हैं, जितने भी यहाँ पे कवि हैं, सब द्विवेदी युग के हैं। इनमें निबंध गंभीर, ललित एवं विचारात्मक है। किशोरीलाल गोस्वामी और बाबू गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों में मनोरंजन और घटनाओं की रोचकता है। गोपाल राम गहमरी ने जासूसी उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहानी का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से ही शुरू हुआ। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को कुछ विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। अभी हम लोग भारतीय युग में पढ़े हैं, वहाँ पे नाटक ज़्यादा था। ठीक है, नाटक ज़्यादा था। अब द्विवेदी युग में कहानी ज़्यादा है। ठीक है, कहानी को प्रमुखता ज़्यादा मिली है। अन्य कहानियों में बंग महिला की दुलाई वाली, ये भी पूछा जाता है। दुलाई वाली कहानी किसकी है? बंग महिला की। इसका सन पूछा जाए तो 1907 में। ठीक है, 1907 में। शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय कहानी शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। और प्रसाद जी की ग्राम, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका भी प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है 1915। ठीक है, 1915। उधर तो चलिए नहीं रहा। समालोचना के क्षेत्र में पद्म सिंह शर्मा उल्लेखनीय हैं। हरिऔध, शिवनंदन सहाय तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा कुछ नाटक लिखे गए हैं। आइए अब छायावाद युग की बात करें। कविता की दृष्टि से इस काल में एक दूसरी धारा भी थी जो सीधे सीधे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी थी। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ये जो है ये राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि कहे जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, नरेंद्र शर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इस युग की प्रमुख कृतियों में जयशंकर प्रसाद की कहानी, जयशंकर प्रसाद की कामायनी, ठीक है, और आंसू, सुमित्रानंद पंत का पल्लव गुंजन बीड़ा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का गीतिका और अनामिका। ठीक है, ये कामायनी जो है 1935 की रचना है, या इधर लिख देते हैं 1935 की रचना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तथा महादेवी वर्मा की यामा पर उनको पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। दीपशिखा और सांध्य आदि कृतियां महत्वपूर्ण हैं। कामायनी को आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा जाता है। इसे महाकाव्य का दर्जा दिया गया। छायावादोत्तर काल में हरिवंश राय बच्चन नाम उल्लेखनीय है। छायावादोत्तर काल का मतलब छायावाद के बाद जो काल आता है और प्रगतिवाद के पहले, वो जो बीच का समय है उसे छायावादोत्तर काल कहते हैं। उसमें हरिवंश राय बच्चन का नाम उल्लेखनीय है। छायावादी काव्य में आत्मपरकता, प्रकृति के अनेक रूपों का सजीव चित्रण, विश्व मानवता के प्रति प्रेम आदि की अभिव्यक्ति है। हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। हालावाद ये भी पूछा जाता है। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद सब जानते हैं, लेकिन हालावाद को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद सन 1936 के आसपास से कविता के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ा। प्रगतिवाद ने कविता को जीवन के यथार्थ से जोड़ा। प्रगतिवादी कवि कार्ल मार्क्स की समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। प्रगतिवादी कवि कार्ल मार्क्स जो हैं उनकी विचारधारा से प्रभावित हैं। इस काल में मानव मन के सूक्ष्म भाव को प्रकट करने की क्षमता हिंदी भाषा में विकसित हुई। युग की मांग के अनुरूप छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी बाद की रचनाओं में प्रगतिवाद का साथ दिया। नरेंद्र शर्मा और दिनकर ने भी अनेक प्रगतिवादी रचनाएं की। प्रगतिवाद के प्रति समर्पित कवियों में कौन कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन शास्त्री और मुक्तिबोध के नाम उल्लेखनीय हैं। ठीक है,
इस धारा में समाज के शोषित वर्ग, मजदूर और किसानों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है। धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक विषमता पर चोट की गई है और हिंदी कविता एक बार फिर खेतों और खलिहानों से जुड़ी, लेकिन एक नए अंदाज में। इस समय जो रचनाएं की जाती थी वो जो शोषित वर्ग थे, पीड़ित वर्ग थे, किसान लोग थे, उनको उनको प्रमुखता दी गई, उनके बारे में बताया गया। और जो लोग पूंजीवादी वर्ग के लोग थे जो सताते थे, उनके बारे में बात की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद। प्रगतिवाद के समानांतर प्रयोगवाद की धारा भी प्रवाहित हुई। अज्ञेय को इस धारा का प्रवर्तक स्वीकार किया गया। ठीक है, प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय। अज्ञेय को माना जाता है। यदि पूछे अज्ञेय का पूरा नाम क्या है तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सन 1943 में अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। यह भी पूछा जाता है कि तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया, तो 1943 में। तार सप्तक को 4 भागों में बांटा गया था। आगे बताएंगे। इसके 7 कवियों में प्रगतिवादी कवि अधिक थे। रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, ये सभी कवि प्रगतिवादी हैं। इन कवियों ने कथ्य और व्यक्ति की दृष्टि से अनेक नए नए प्रयोग किए, अतः तार सप्तक को प्रयोगवाद का आधार ग्रंथ माना गया है। तार सप्तक को अज्ञेय द्वारा संपादित प्रतीक में, ये प्रतीक जो है पत्रिका है, अज्ञेय द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है प्रतीक। इन कवियों की अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। आइए यहीं पे बात कर लेते हैं। तार सप्तक जो है, पहला तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1943 में। दूसरा तार सप्तक 1951 में और तीसरा तार सप्तक 1959 में और चौथा जो है 1979 में। ये याद रखिएगा। इसका नाम पहला नहीं दिया गया, सिर्फ तार सप्तक दिया गया है। ठीक है, और इसका दूसरा तार सप्तक, इसका तीसरा तार सप्तक और इसका चौथा तार सप्तक। ठीक है, इन सभी सप्तकों में 7-7 कवियों का उल्लेख है। 7-7 कवियों को रखा गया है। टोटल मिलाकर 28 कवि हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्या? नई कविता और समकालीन कविता। सन 1953 ईस्वी में इलाहाबाद से नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ। नई कविता पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? इलाहाबाद से 1953 में। इस पत्रिका में नई कविता को प्रयोगवाद से भिन्न रूप में प्रतिष्ठित किया गया। दूसरा सप्तक देखिए यहाँ दिया है। दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 तथा चौथे सप्तक के कवियों को भी नए कवि कहा गया। वस्तुतः नई कविता को प्रयोगवाद का भी भिन्न रूप माना जाता है। इसमें 2 धाराएं परिलक्षित होती हैं। व्यक्ति की निजता को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करने वाली धारा, जिसमें अज्ञेय, धर्मवीर भारती, कुंवर नारायण, श्रीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त प्रमुख हैं, तथा प्रगतिशील धारा में जिसमें गजानन माधव मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन शास्त्री, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह तथा सुदामा पांडे धूमिल आदि उल्लेखनीय हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इन दोनों धाराओं का मेल दिखाई पड़ता है। इन दोनों ही धाराओं में अनुभव की प्रामाणिकता, लघुमानव की प्रतिष्ठा तथा बौद्धिकता का आग्रह आदि प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। साधारण बोलचाल की शब्दावली में असाधारण अर्थ भर देना इनकी भाषा की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। समकालीन कविता में गीत, नवगीत और गजल की ओर रुझान बढ़ा है। आज हिंदी निरंतर गतिशील और व्यापक होती हुई काव्य धारा में संपूर्ण भारत के सभी प्रदेशों के साथ ही साथ संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय हो रही है। इसमें आज देश विदेश में रहने वाले अनेक नागरिकताओं के असंख्य विद्वानों और प्रवासी भारतीयों का योगदान निरंतर जारी है। गद्य साहित्य के विकास के एक सामान्य सी समझ के लिए साहित्य इतिहास की इन धाराओं से रूबरू होना भी आवश्यक है। रामचंद्र शुक्ल और एवं प्रेमचंद युग। ठीक है, गद्य के विकास में इस युग का विशेष महत्व है। पंडित रामचंद्र शुक्ल, जिनका जन्म है 1884 से 1941, ने निबंध, हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना के क्षेत्र में गंभीर लेखन किया। उन्होंने मनोविकारों पर हिंदी में पहली बार निबंध लेखन किया। साहित्य समीक्षा से संबंधित निबंधों की भी रचना की। उनके निबंधों में भाव और विचार अर्थात बुद्धि और हृदय दोनों का समन्वय है। हिंदी शब्द सागर की
भूमिका के रूप में लिखा गया उनका इतिहास आज भी अपनी सार्थकता बनाए हुए है। यह प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस भूमिका में लिखा गया था, तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया था। 1929 ईस्वी में उसको हिंदी साहित्य का इतिहास संपूर्ण पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। जायसी तुलसीदास और सूरदास पर लिखी गई उनकी आलोचनाओं में भावी आलोचकों का मार्गदर्शन किया। इस काल के अन्य निबंधकारों में जैनेन्द्र कुमार जैन, सियाराम शरण गुप्त, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और जयशंकर प्रसाद आदि उल्लेखनीय है। ये भक्ति काल के जो 4 कवि थे उनमें ये तीनों लोगों को इन्होंने प्रमुखता दी है आचार्य शुक्ल ने, लेकिन कबीर को नहीं दी है। ठीक है, कबीर को इन्होंने उसमें नहीं रखा है, प्रमुखता नहीं दी है। वही काम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किए हैं। कबीर एक रचना लिखकर, कबीर उनका ग्रंथ का नाम है, पूरा बुक जो है, पूरा ग्रंथ जो है कबीर के बारे में लिख दिए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं। कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद ने क्रांति कर डाली। अब कथा साहित्य केवल मनोरंजन, कौतूहल और नीति का विषय ही नहीं रहा, बल्कि सीधे जीवन की समस्याओं से जुड़ गया। उन्होंने सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन एवं गोदान आदि उपन्यासों की रचना की। ठीक है, ये सब रचनाएं किसकी है? प्रेमचंद की हैं। उनकी 300 से अधिक कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में तथा गुप्त धन के 2 भागों में संग्रहित हैं। पूस की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा आदि इनकी कहानियां खूब लोकप्रिय हुई। इस काल के अन्य कथाकारों में विशंभरनाथ शर्मा, कौशिक, वृंदावन लाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पांडे बेचन शर्मा उग्र, उपेंद्रनाथ अश्क, जयशंकर प्रसाद और भगवती चरण वर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का विशेष स्थान है। इनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी जैसे ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास और कल्पना तथा भारतीय और पाश्चात्य नाट्य पद्धतियों का समन्वय हुआ है। ये तीनों जो नाटक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये नेट के सिलेबस में भी दिया हुआ है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र माधुर आदि इस काल के उल्लेखनीय नाटककार हैं। अब बढ़ते हैं अद्यतन काल में। इस काल में गद्य का चहुमुखी विकास हुआ। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र, अज्ञेय यशपाल, नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, राम वृक्ष बेनीपुरी तथा डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि ने विचारात्मक निबंधों की रचना की। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विवेकी राय, कुबेरी नाथ राय ने ललित निबंधों की रचना की। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी तथा केपी सक्सेना के व्यंग आज जीवन की विद्रूपदाओं के उद्घाटन में सफल हुए। ठीक है, यहाँ बात कर रहे हैं ललित निबंध की। ललित निबंध कार कौन कौन है यहाँ देख लीजिए। सबसे पहले नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, विद्यानिवास मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विवेकी राय और कुबेरनाथ राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैनेन्द्र, अज्ञेय यशपाल, इलाचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर, रंगे राघव और भगवती चरण वर्मा ने उल्लेखनीय उपन्यासों की रचना की। ठीक है, जैनेन्द्र, अज्ञेय यशपाल और इलाचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर, रंगे राघव, भगवती चरण वर्मा ने उल्लेखनीय उपन्यासों की रचना की। नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, अमृत राय तथा राही मासूम रजा ने लोकप्रिय आंचलिक उपन्यास लिखे। मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, भैरव प्रसाद गुप्ता आदि ने आधुनिक भावबोध वाले अनेक उपन्यासों और कहानियों की रचना की है। अमरकांत, निर्मल वर्मा और ज्ञान रंजन आदि भी नए कथा साहित्य के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अब बढ़ते हैं प्रसादोत्तर नाटक के बारे में। प्रसादोत्तर नाटकों के क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा तथा मोहन राकेश के नाम उल्लेखनीय हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी तथा बनारसी दास चतुर्वेदी आदि ने संस्मरण रेखा चित्र व जीवनी आदि की रचना की है। शुक्ल जी के बाद पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा तथा नामवर सिंह ने हिंदी समालोचना का समृद्ध किया। वर्तमान में समय के बदलने के साथ ही विधाओं में भी बदलाव आया है। कहानी, कविता, रिपोर्टाज, डायरी, यात्रा वृत्तांत व अन्य विधाएं भी अपने कलेवर और रूप में बदल रही हैं। अनेक रचनाकारों की बहुविध रचनाएं अनेकानेक माध्यमों से प्रकाशित हो रही हैं और चर्चा में आ रही हैं। हमारे अपने समय के रचनाकारों में विमल कुमार, विनोद कुमार शुक्ल, कात्यायनी लेखिका हैं, राजेश जोशी,
उदय प्रकाश, संजय, जितेंद्र, जया जादवानी आदि महत्वपूर्ण हैं। ये रचनाकारों की रचनाएं इंटरनेट पर कविता कोश और गद्य कोश पर खोजी और पढ़ी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये तो था हम बहुत ही कम समय में आपको कवर कराने की कोशिश की हूँ। तो जिन लोगों को हिंदी साहित्य का इतिहास अभी तक समझ में नहीं आता था, शायद आशा है कि यह क्लास देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आदिकालीन प्रवृत्तियाँ क्या क्या थी, भक्ति काल के कवि कौन कौन थे, रीतिकाल में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गईं और आधुनिक काल में कौन कौन सी विधाएं लिखी गई। ठीक है, तो चलिए, ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोग मेरे हिंदी साहित्य संगम के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। सभी नोट्स वहीं बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, जिसका लिंक नीचे है, और यहाँ पे आपको नंबर भी दे रही हूँ। तो चलिए, मिलते हैं नए वीडियो में, नए क्लास में, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।